हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। और हाँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग पूरे वीडियोस को पढ़ सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि 2022, 2023, 19 और 12 और 10 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेरियम जो है किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देता है। जो बेरियम होता है ना, वो किस तत्व को उसके सल्फेट के साथ विस्थापित कर देता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए 30 सेकंड के अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों का बताता हूं। पहला नंबर, आप लोग ये समझिए कि सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सक्रियता श्रेणी में एक तत्व होता है, तत्व के कई प्रकार होते हैं। तो उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। पहला नंबर, आपका एक सूत्र होता है कनक मगैल जिन्फी। क्या होता है? कनक मगैल जिन्फी। तो आपको 5-6 तत्व याद हो जाएगा। तो कनक मतलब कनक, मगैल क्या है? कनक, कनक मगैल, मगैल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीयू कर दीजिए। कनक मगैल जिन्फी, जिन्फी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? कनक मगैल जिन्फी, फिर एच, उसके बाद आपका कई तत्व आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा सक्रियता क्या कर लेता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सी तत्व हो जाती है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, सबसे ज़्यादा सक्रिय सोडियम हो जाती है ना, सोडियम, क्योंकि आपको Ca नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सोडियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, पहले से दूसरे नंबर पर क्या आता है? सोडियम तो आता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, ऐसे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक याद करना है, और इन शॉर्ट ट्रिकों को मैं आप लोगों को एक वीडियो में बनाकर बताऊंगा कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं और कैसे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में याद करना है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीशियम को हवा में जलाने से, बताइए, मैग्नीशियम को हवा में जला दिया जाए, हवा में जला दिया जाए तो क्या होगा? उसमें कौन सी परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, या भौतिक परिवर्तन होगा, या ऊर्ध्वपातन होगा, या अपचयन होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए कौन सी परिवर्तन होगा, सभी लोग बताइए कमेंट करके। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो, तो तुरंत बताइए। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। इस सवाल में क्या लगाना था कि जब मैग्नीशियम जो है वो अगर जला दिया जाए, जैसे कोई कागज़ है, कागज़ को अगर आप लोग जला देते हो तो वो फिर से कागज़ बनाया जा सकता है कि नहीं? नहीं बनाया जा सकता, वो फिर से कागज़ नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए आपने क्या कहा, कागज़ को जलाया, जलाने के बाद आप फिर कागज़ नहीं बना सकते हो, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम को जलाए और फिर मैग्नीशियम को बनाओगे तो नहीं बनेगा गाइज, इसीलिए क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो एक मूल अवस्था को, मान लीजिए अगर मैग्नीशियम, जैसे आपने दूध से दही बनाया, तो दही से फिर से दूध नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब मान लीजिए आपका ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जैसे आपने पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से फिर से भाप बनाया, भाप से फिर से आपने क्या बनाया? पानी बनाया, पानी से फिर आपने बर्फ बना दिया। बस वही सिस्टम है यहाँ पर। मतलब आप परिवर्तित कर सकते हो, जैसे पानी से बर्फ बनाया आपने,
क्या बनाया, बर्फ बनाया, और बर्फ से पानी भी बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरफ से प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन होगा, जो पानी से जल बनाना, जैसे पानी से बर्फ बनाना और बर्फ से पानी बनाना, ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कागज का जलना आपका हो गया, या दूध से दही बनना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसे समय क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप लोग देख सकते हो। कभी पूछ लेता है कि पानी से बर्फ बनाना, और बर्फ से फिर से पानी बन गया, तो क्या ये कौन सा परिवर्तन होता है। बस ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, उल्ट पलट कर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है ग्लूकोज का विघटन। जो ग्लूकोज का विघटन होता है, मतलब जो ग्लूकोज होता है उसका जब विघटन करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है या कौन सी अवक्रिया होती है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको कौन से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला उसमें ऊष्माक्षेपी, उसके बाद विस्थापन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है उसका जब विघटन करेंगे तो उसमें अपचय उपक्रिया होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। और ये क्वेश्चन कितनी बार ये पूछा गया गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि 2023, 22, 20, 18, 19 में पूछा गया है। अब बताइए ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को कोई सोख लेता है। जैसे अगर आपने एक बर्फ लिया और आपके वायुमंडल, मतलब जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ठीक है। और आपने एक बर्फ लिया जो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, और 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, तो इसका जो होगा ऊष्मा को ये खींच लेगा, और खींचने के जो बर्फ है ना वो ऊष्मा को खींचेगा, मतलब उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी आपने देखा ठंडियों में आप लोग जब कौड़ा जानते हो, जो आपने आग वगैरह बारते हो, आग वगैरह जो लगाते हो ना, तब उसे सेंकते हो अपना पैर वगैरह, तो उसमें क्या होता है, वो ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब वो हमें ऊष्मा देता है। जैसे अगर वायुमंडल क्या है 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो हमें ये 40 डिग्री सेल्सियस देगा। कोई हीटर है जो हमें 40 डिग्री सेल्सियस देगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ठीक है। अब विस्थापन अपक्रिया जैसे मान लीजिए, इसमें ऊष्मा को क्या किया जाता है, सोखा जाता है, और इसमें ऊष्मा को दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऊष्मा को लिया जाता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा को लिया जाता है, और इसमें ऊष्मा को दिया जाता है, ठीक है। और ये विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई NaCl क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है, प्लस क्या कर दीजिए आपका H2SO4, ठीक है। NaCl या HCl मान लीजिए, NaCl नहीं सॉरी HCl, उसके बाद प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। अब ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, ये द्विविस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, NaCl मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी विस्थापन अपक्रिया। समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक है, वह तत्व जो है जिसकी प्रकृति जो है वो विद्युत धनात्मक है। तो बताइए विद्युत धनात्मक कौन सा है, जिसकी प्रकृति है वो विद्युत धनात्मक है। तो कौन सा तत्व है आप लोग बताइए, इसमें में से कौन सा तत्व है जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक है, मतलब विद्युत का सुचालन है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है, आप लोग बताइए कौन सा है। तो आपका जो होता है ना तांबा जो होता है ना, तांबा जो होता है, तांबा के तार देखे हो आपने, तार देखा है ना आपने, उसमें क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कोई भी धातु है उसमें विद्युत का सुचालन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कहा है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। जो चंद्रमा के धरातल पर अगर आप हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। आप लोग अगर पृथ्वी पर मान लीजिए, अगर
आपने ये पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए आपका अर्थ है और अर्थ पर आप हैं, ठीक है, अर्थ पर आप हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, ठीक है, नीला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप मून पर हैं, कहाँ पर हैं, मून पर हैं, ठीक है, मून पर हैं और मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो आकाश होगा वो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। समझ में आया आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। और सूर्य पर तो आप पहुँच नहीं सकते क्योंकि सूर्य में इतनी गर्मी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, इसीलिए आपने पढ़ा ही नहीं उसे, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि पृथ्वी पर रहेंगे तो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, और अगर मून पर रहेंगे मतलब चंद्रमा पर रहेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र, सबसे ज़्यादा जो विद्युत नियंत्रण को प्रयोग किया जाता है, मतलब विद्युत को नियंत्रित करते हैं, मतलब धारा को नियंत्रित करते हैं, तो बताइए उसका नाम क्या होगा। अगर धारा को नियंत्रित करते हैं तो वो कौन सी चीज़ होगी, धारा नियंत्रक होगा। क्या होगा, धारा नियंत्रक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आप लोग यहीं पर देख सकते हो कि धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, अगला नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, और ये आप लोग 30 सेकंड के अंदर बताइए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिस दे दूं कि आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा। आपको वहाँ पर टेस्ट भी कराया जाता है, तो आप लोग टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, पहले नंबर, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आँख की पुतली। नहीं गाइस, आँख की पुतली नहीं। क्यों, क्योंकि जो आपका पलक होता है, जो आगे वाला मांस वाला होता है ना, ऊपर आपका मांस वाला होता है, ये तो आपकी आंखें हो गई, है ना। और मान लीजिए ये आपका हो गया, तो इस पर बाल लगा होता है ना, इस तरफ से भी मतलब आपके बाल लगे होते हैं, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है, आपका आई होता है। तो जो बाल लगे होते हैं इसको क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो जो प्रकाश का मात्रा द्वारा नियंत्रित किया जाता है वो परितारिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, परितारिका के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आँख को, जैसे मान लीजिए आपने आँख बंद किया, जो आँख कब बंद करोगे, जब पलक को बंद करोगे तभी तो आँख को बंद करोगे। जब इन दोनों को बंद करोगे तभी तो आपको लगेगा कि मैं सो रहा हूं। तो इसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। और मैं आप लोगों को अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, जो पाचन क्रिया होती है उसमें जो मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, और आपके पेट में कौन सी अम्ल पाई जाती है, बस वही आपके पाचन करने में मदद करती हैं। तो बताइए कौन सी अम्ल पाई जाती है। तो पहला नंबर आपका HCl। तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके जो पेट में होता है कौन सी अम्ल पाई जाती है, वो HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl।
क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी को मालूम था ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जवाब भी सभी को मालूम था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड किस में और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो एसिटिक एसिड आपके सिरके में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आप लोग बताइएगा। और इसे हम एमोनिया कहते हैं, NH3। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एमोनिया कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। यहाँ पर आ गया है 9 नंबर क्वेश्चन और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब आप लोगों को यहाँ पर फिजिक्स का सवाल पूछ लिया है, लेकिन मैंने आपको केमिस्ट्री का ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स का सवाल भी आ गया बीच में, तो इसे भी लगा लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और वेग को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर क्या थी, हाफ mv² थी। क्या थी, के बराबर हाफ mv²। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद जब दुगना कर दिया जाएगा, क्या, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। चलिए द्रव्यमान को दुगना कर दिए और वेग को आधा कर दिए। जब वेग को आधा करेंगे तो v²/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 2 यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्या आ गया, देखिए K2 बराबर यहाँ पर आ गया है आपका हाफ mv² और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हाफ से गुना हो जाएगा और हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना आधी हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि आधी हो गई है उसकी गतिज ऊर्जा, ये आपको दिख रहा है ना आधी हो गई है उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसे के बराबर क्या था आपका, हाफ mv² था, उसके बाद आप मान लीजिए K2, जब उसकी दुगनी कर दिया जाए द्रव्यमान को दुगना कर दिया, तो चलिए मैं द्रव्यमान को दुगना कर दे रहा हूँ, द्रव्यमान को दुगना कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, वेग को आधा कर दिया। जब वेग को आधा करेंगे तो v² जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये v² आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखिए इसको काट दिया मैंने, 2 आ गया ना। अब इतना चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, इसके बारे में बताइए आप लोग, इसके बारे में बताइए क्या चीज़ लिखा हुआ है। जो इतना चीज़ लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है ना, तो K2 बराबर क्या आ जाएगा, K2 बराबर के क्या आ जाएगा, K/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K/2 इज राइट आंसर। तो ये आधी आ गई ना, कि आधी होगी उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आधी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 2 बार इसे समझाया और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल स्रोत होता है। अब विद्युत सेल स्रोत है, बताइए विद्युत सेल स्रोत। अब बताइए आप लोग, इसमें सेल स्रोत क्या है, तो विद्युत धारा का हो सकता है, नहीं गाइस। विद्युत आवेश, नहीं गाइस। विद्युत ऊर्जा, अब बताइए क्या हो सकता है। जो विद्युत सेल है वो किसका स्रोत होता है, बताइए किसका स्रोत होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अंदर आप लोग बताइए, तुरंत बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्या कह रहा है ये, विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, उसमें कुछ ऊर्जा होती है, विद्युत की कुछ ऊर्जा होती है जो इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ गया आप फोकस दूरी और क्षमता के लिए क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होगी, वो क्या होगी, आप लोग बताइए। 10 सेंटीमीटर की अगर फोकस दूरी है, एफ आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता आप बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता कुछ इस प्रकार लेंस बना होता है ना, ऐसे कुछ होता है ना,
कुछ इस प्रकार ऐसे लेंस बना होता है, ठीक है। तो एफ का मान आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो पी बराबर आपको निकालना है। तो पी बराबर अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करना रहता है, क्या करना रहता है, यहाँ से 100 लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 10 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, P बराबर 10 डायोप्टर, ठीक है। वो भी प्लस में 10 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा फोकस क्या होता है प्लस में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V इज़ राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, V इज़ राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P बराबर 100/f, जब ये सेंटीमीटर में हो, क्या हो, जब f क्या हो सेंटीमीटर में हो, और जब ये f मीटर में होता है तब कौन सा फार्मूला 1/f लगता है, ठीक है। ये मीटर वाला होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी वास्तविक प्रतिबिंब, बताइए वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइए कहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, बताइए। दर्पण के पीछे या उल्टे बनते हैं या सीधे बनते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताऊं, कोई भी पर्दे के पीछे बनेगा। कैसे, जैसे दर्पण है, कोई दर्पण है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा, जब आप लोग मान लीजिए ऐसे, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा जब ये पीछे बनेगा, मतलब उसकी ही दूरी पर, मतलब पर्दे पर प्रतीत होता है, मतलब पीछे बनता है, उसका क्या होता है, पर्दे पर प्रतीत होता है, पीछे बनता है। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। आपको ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, ओम दिया गया, कुलान दिया गया, वोल्ट दिया गया है। तो इसमें ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, किसका होता है, प्रतिरोधकता का, ठीक है, रोधकता धकता का, ठीक है। और ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध का। अब यहाँ पर कुलाम क्या होता है, आवेश का, क्या होता है, आवेश का। वोल्ट क्या होता है, विभव का, ठीक है, विभव या विभवांतर का, ठीक। तो विभव का, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको किससे करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसे वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोगों को इसे नोट कर लेना चाहिए। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। इसे बताइएगा कि ये किस पर निर्भर करता है, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और SW है, आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उससे पहले बता दूं कि PDF आपको कहां पर मिलेगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।